हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी पिच में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैप के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये हम छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स एंड एनर्जी एंड रिसोर्सेज। दोस्तों, हाँ, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं खनिज। ठीक है, से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोल हमारी एनर्जी है। ठीक है, आयरन से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। मतलब कि बिजली बनाने में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका यूज करते हैं। आपने ये चैप्टर बहुत ही जनरल चैप्टर है, आपने ये चैप्टर बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। इसे आप दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? इसका सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि आपको हर एक एक जगह पे कौन सा मिनरल मिलता है, बस ये बताना इस चैप्टर का लक्ष्य है। क्योंकि ये सब आप सब जानते हैं। मिनरल्स दो तरह के होते हैं, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेटेलिक मिनरल पे। तो जो मेटेलिक मिनरल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। ठीक है, लौहिक और अलौहिक होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ठीक है, नॉन मेटेलिक में आपके नेचुरल गैस आ जाएंगी। ठीक है, और अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जैसे कि लाइम स्टोन आ जाएगा। ठीक है, माइका आ जाएगा। माइका आ जाएगा, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आपसे जैसे कि पूछ सकता है कि मिनरल्स क्या होते हैं। जैसे कि मिनरल्स एक नेचुरल सोर्सेज होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से मतलब कि ओरिजिन से हम लोग पाते हैं। मिनरल्स जो हैं हम लोग खदानों में, खानों में, माइंस में खोद के, और मतलब कि जमीन से पाते हैं। और कुछ मिनरल्स को हम मिनरल्स से बनाते हैं, मतलब कि आयरन से आयरन और कॉपर को मिला देते हैं। तो आपने पता होगा कि हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, निकल बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ मिनरल्स से मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो आएंगे जो हम डायरेक्ट नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ये तो हो गया मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल में जैसे मैंने बताया कि नेचुरल गैस होती है, पेट्रोल होता है, वो सब आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि नॉन मेटेलिक मिनरल में और भी होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन होता है, माइका होता है। ठीक है, तो फिलहाल जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि कुछ एजेंसीज हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आपको टिस्को का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर नहीं दिया गया है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। ठीक है, कहाँ पर? झारखंड में है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ओएनजीसी के बारे में पूछ सकता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं दिख रहा है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखो, हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा डीप में भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमारा लक्ष्य ये होता है कि अगर कोई बच्चा पेपर के आखिरी दिन भी देख रहा है, पेपर के एक दिन पहले भी देख रहा है, ठीक है, एग्जाम के, तो उसकी भी मदद हो जाए। ठीक है, तो ये मिनरल्स हैं, ये इन जगह पे पाए जाते हैं। सुंदरगढ़, मतलब कि आपको हमारे यहाँ के जो मिनरल्स हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो वो उनके रीजन्स हैं। ठीक है, रीजन मतलब कि क्षेत्र हैं। ठीक है, कुछ भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र हैं, कुछ भारत के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र हैं, और कुछ भारत के साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट के क्षेत्र हैं, जहां पर अलग अलग मतलब इन क्षेत्रों में हमने बांटा है और बताया है कि इन क्षेत्रों में ये मिनरल पाया जाता है और इन क्षेत्रों में ये मिनरल पाया जाता है। ठीक है, तो अब जैसे कि मिनरल्स जो हैं हमारे, ज़्यादातर जो मिनरल हैं पेनिनसुलर रीजन में। अच्छा, पेनिनसुलर आपने बचपन में पढ़ा होगा। पेनिनसुलर वो होता है जो समुद्र के 3 तरफ से घिरा होता है, जैसे कि हमारा भारत। ठीक है, ये इस आकार में होता है। अगल बगल से अरेबियन सी, एक तरफ से अरेबियन सी है, एक तरफ से बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशियन है। तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होने मतलब कि पेनिनसुलर रीजन है। तो हमारा जो ये पेनिनसुलर रीजन है, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा मिनरल्स अकर्स किए जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि इंडिया के पास सबसे ज्यादा एशिया का सबसे लार्जेस्ट कोयल रिजर्व है। ठीक है, आयरन रिजर्व है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो मेन कोयल रिजर्व पाए जाते हैं वो महानदी, गोदावरी, कावेरी, सोन नदी, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ पर है आप सोचिएगा। तो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, जैसे कि आपने अगर कभी कहीं सुना हो कि बिहार में कोसी नदी बहती है, उसको बिहार का शोक बोला जाता है। उसी तरह से बंगाल का शोक, मतलब कि पश्चिम बंगाल जो है हमारा, उसका शोक किसको बोला जाता है? दामोदर नदी को बोला जाता है। क्योंकि अच्छा, शोक क्यों बोला जाता है? शोक मतलब कि दुख।
दुख कैसे होगा? ऐसी नदी जो समय समय पर अपना मार्ग बदल ले, ठीक है। अगर कोई नदी है सीधे जा रही है और आज उसका मन हो गया कि मैं इधर से घूम के जाऊंगी, तो क्या होगा? उस जगह पे बाढ़ आ जाएगी, कहीं पे वो एरिया सूखा हो जाएगा, कहीं पे एरिया, तो मतलब इन लोगों के रूट डिफाइन नहीं होते। इसीलिए बिहार का शोक जो है कोसी नदी को बोला जाता है, जो कि नेपाल से निकलती है, और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो दामोदर नदी है यहाँ पे भी कोयल के रिजर्व पाए जाते हैं। महानदी, गोदावरी और सोन नदी आगे भी मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है। पेट्रोलियम अकर्स इन सेडिमेंट्री डिपॉजिट। हाँ, पेट्रोलियम सब कहाँ पाया जाता है? असम में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। जो बॉम्बे है, बॉम्बे से थोड़ी दूर समुद्र में जब आप अरेबियन सी में जाएंगे तो बॉम्बे हाई पड़ता है, वहां पर बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम रिजर्व पाए जाते हैं। तो कुछ नए रिजर्व भी हमारे यहाँ डिफाइन किए गए हैं, जो कि कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन पे हैं। अब सोचोगे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी बेसिन कहाँ पे है? तो भाई जो हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, वहां पर जहां पर रामेश्वरम है, ठीक है, उस जगह पर, रामेश्वरम तो आप जानते होंगे ना, जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो जहां हमारा श्रीलंका लगता है, इतना समझो। अभी मैप नहीं है तो इतना अच्छे से नहीं समझा रहा हूं, बाद में ये इस वीडियो को और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, जब मैप के पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर नए नए रिजर्व ऐसे पाए जा रहे हैं कि वहां पर भी तेल की खदानों की खोज हो रही है। वैसे तो हमारे यहाँ जो इंडिया जो है मतलब कि कम से कम 90% टू 95% आई थिंक इंपोर्ट करता है, मतलब कि गल्फ कंट्रीज से और कुछ रशिया से, ठीक है, रशिया से इंपोर्ट करता है। अब ज़्यादा आपको जियो पॉलिटिकल चीज़ें जो होती, सिनेरियो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ गल्फ कंट्रीज जो थी, जैसे कि ईरान थी, ठीक है। अब ईरान से जो माल आता था वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से रुक जाता था, ठीक है, क्योंकि वो मतलब कि पाकिस्तान को तो आप जानते ही हैं कि वो चाहता है कि ये माल भारत में ना जाए, और हमारे व्यापार को रोकने के लिए वो कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता है। तो और हमारे जो कुछ मतभेद भी हो जाते हैं कभी कभार खाड़ी वाली गल्फ कंट्रीज से, जो कि जैसे सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम लोग रशिया से ले लेते हैं। तो इंडिया सबसे ज़्यादा, जो आपसे अगर एक जनरल क्वेश्चन बने तो इंडिया सबसे ज़्यादा कहाँ से इंपोर्ट करता है? ईरान से करता है और रशिया से करता है, ठीक है। फिलहाल मोस्ट ऑफ द मिनरल्स अकर्स इन द ईस्ट ऑफ लिंकिंग मंगलूर और एंड कानपुर, ठीक है। मंगलौर कहाँ पे? मंगलौर है भाई मेरे कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका से लेकर यूपी में कानपुर है। कानपुर, ये इस बेल्ट में, मतलब कि साउथ से लेकर ये कानपुर तक जो बेल्ट जाती है, इस बेल्ट में ही सबसे ज्यादा मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से मिनरल अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत ही चौड़ी पट्टी है, तो ये मतलब एक बताया गया है, कोई बेल्ट बनी नहीं है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ठीक है, वैसे ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो हमारा जैसे मैंने बताया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जिसमें पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आता है। साउथ वेस्ट रीजन है, जिसमें आपका गोवा आता है, कर्नाटका आता है और तमिलनाडु आता है। आप मन में इमेज बनाओ, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये इधर का पूरा आपका साउथ इंडिया आ जाएगा, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में राजस्थान और गुजरात आ जाएगा, ठीक है, हरियाणा का भी कुछ एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन 4 भागों में, ऊपर नीचे इधर साइड, 3 भाग, इतने भागों में हमारे यहाँ जो है मिनरल्स को बांटा गया है, ठीक है। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला, बक्साइट और माइका पाया जाता है। आयरन, कोल, बॉक्साइट और माइका पाया जाता है। और दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट रीजन है, वहां पर जो साउथ वेस्ट रीजन है, ठीक है, वहां पर हमारे यहाँ आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीज, कोल डिपॉजिट, मोनोजाइट, ठीक है, केरला और मतलब कि ये सब पाया जाता है। अभी आपको इनको कैसे याद करना है, इनको याद कैसे बनाए रखना है, ये ज़्यादा जरूरी है। देखो, याद बनाए रखना कम से कम तब तक जब तक आपका पेपर होने वाला है, तब तक तो बनाए रखना जरूरी है, जिससे कि आपको मार्क्स मिल जाए। फिर भूल जाओ, उससे कोई ज़्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ता है, बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। मिनरल्स यहाँ पे भी अलग अलग मिनरल, जैसे कि कॉपर है, जिंक है, सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, मार्बल। हाँ, याद रखना कि जो गुजरात और राजस्थान का रीजन है, ये अर्ध शुष्क एरिया है, मतलब कि ड्राई और हाफ ड्राई एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर रेतीला इलाका है, और इस रेतीले इलाके में सबसे ज़्यादा आप धूप ज़्यादा आती है, और जब धूप ज़्यादा आएगी तो यहाँ पर ग्रेनाइट, ठीक है, और जैसे कि सैंडस्टोन, ठीक है, ये जिंक है, कॉपर है। कॉपर तो आप जानते ही हैं कि धूप इससे ज़्यादा रहती है, यूरेनियम है, लिथियम है, तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर ज़्यादा पाए जाएंगे मिनरल्स, ठीक है। फिलहाल हम फेरस मिनरल के बारे में बात करें तो फेरस मिनरल में आयरन, मैग्नीज और क्रोमाइट, ठीक है, ये आएगी।
आयरन ओर जो है इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, इंडिया में, एशिया में। हाँ, दो चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, आयरन के बारे में और कोल के बारे में। इंडिया में आयरन जो है दो तरह का पाया जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, इसको लिख लो। ठीक है, कोल तीन तरीके का पाया जाता है। ठीक है, जिसमें से दो तरीके का सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, पहला जो कोयला है वो बिटुमिनियस कोयला है, फिर एंथ्रासाइट है। ठीक है, बिटुमिनियस और एंथ्रासाइट जो है, बिटुमिनियस ब्राउन कलर का कोयला होता है लकड़ी वाला, और एक होता है कि पत्थर वाला कोयला होता है। ठीक है, तो वो एंथ्रासाइट होता है। और एक होता है लिग्नाइट कोयला, जिसकी एकमात्र खदान जो है भारत के तमिलनाडु के निवेली में है। निवेली बिल्कुल इंडिया के साउथ मोस्ट रीजन में है। ठीक है, वहां पर आप जाके, ये ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है क्योंकि ये एकमात्र कोयले की खदान है, लिग्नाइट कोयले की। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। तो तीन तरह का कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस और लिग्नाइट। तो इतना आपको क्लियर हो गया, हेमेटाइट मैग्नेटाइट दो तरह के आयरन होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है मार्केट, इसीलिए दो तरह के आयरन पाए जाते हैं, इसीलिए हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे कि और सबसे ज़्यादा जो आयरन की जो वैरायटी है वो आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मतलब कि जो आपकी नॉर्थ ईस्ट वाली जो बेल्ट है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उधर पे ज़्यादा पाया जाता है। और इधर पे साउथ वेस्ट वाली में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, और इसी के बाद फिर अब आपसे रीजन के अंदर रीजन पूछा जाएगा। अभी तो आप स्टेट के वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टेट के अंदर फिर राज्य के मतलब कि सिटी वाइज पूछेंगे कि ये सिटी कहाँ पर है, ये सिटी किस, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि जो सुंदर, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि मयूरभंज जो है वो सिटी कहाँ पर है। ठीक है, सिंहभूमि सिटी कहाँ पर है। ठीक है, तो आप यही सोचते रह जाएंगे। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम कॉपर के बारे में कुछ नया नहीं है। ठीक है, कॉपर का मेन यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चीजों में होता है कॉपर का यूज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, जैसे कि आपने देखा होगा बिजली के जो तार होते हैं वो भी कॉपर के होते हैं। ठीक है, और इधर फिलहाल इतना ही रोकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डीप में जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सब आपके ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, वो निकलना नहीं चाहिए जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल में माइका आता है, लाइमस्टोन आता है। ठीक है, लाइमस्टोन को इंग्लिश में, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो माइका का यूज होता है, इसका भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री और फर्नेंस में यूज होता है। फर्नेंस आप जानते हैं कि जो बल्ब के अंदर का जो टंगस्टन होता है, ठीक है, टंगस्टन, उसमें जो फर्नेंस बनी रहती है, एडिशन वाला आपने बल्ब देखा होगा 100 वाट वाला, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें माइका का यूज होता है। हाँ, तो दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया था कि जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो दो तरह के होती हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कन्वेंशन याद रख सकते हैं कि ऐसे सोर्स जिनको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, एनर्जी का वो सोर्स जिसे नया किया जा सकता है। लेकिन जो रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, जिसको नया नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो कोयला आप जमीन से निकाल रहे हैं उसको दोबारा जमीन में डाल के फिर 2 से 10 कोयले नहीं बना सकते। मतलब कि कोयले का कोई पेड़ नहीं होता है, ठीक है, कि उसको रिन्यू कर सकें और बढ़ा सकें। तो ये किस में आ जाएगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाएगा। नॉन रिन्यूएबल सोर्स में क्या आएगा, सोलर एनर्जी आएगी, क्योंकि वो लगातार सूरज से आ रही है और वो जैसे कि आप चार्ज होती है और फिर काम करने लग जाती है। आपकी जो फोन की बैटरी है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आपके फोन की बैटरी खत्म होती है, फिर आप चार्ज करते हैं, फिर यूज करने लग जाते हैं, फिर आप चार्ज करते हैं, फिर यूज करने लग जाते हैं। तो ये क्या है, एनर्जी आ रही है और आती जा रही है। ठीक है, मतलब कि जब एनर्जी के सोर्स रहते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, और जब सोर्सेज नहीं होते हैं, एकमात्र वही सोर्स है जो ऑब्जेक्ट है, तो वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। 3 तरह का कोयला पाया जाता है यहाँ पर, एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस और लिग्नाइट, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, मैं अलग से बताऊंगा। पेट्रोलियम का यूज किस किस चीजों में किया जाता है, आपको खुद भी नहीं यकीन होगा। जो आप वैसलीन लगाते हैं, ठीक है, जो आप पेट्रोकेमिकल, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें पेट्रोकेमिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। रबड़ जो होती है, सिंथेटिक रबड़ है, ल्यूब्रिकेंट मतलब जो टायर होते हैं, टायर आपने देखा होगा। ठीक है, सोप होते हैं, मतलब कि साबुन है, कॉस्मेटिक्स है, उन सब में
पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। पेट्रोलियम, इसीलिए उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट किया जाता है, मतलब कि पेट्रोल का केवल गाड़ी चलाने में ही यूज नहीं है, आप ये समझिए। ठीक है, तो ये एक लिक्विड गोल्ड है, मतलब कि एक इसको लिक्विड गोल्ड बोला जाता है कि ये एक तरल पदार्थ में एक सोना है। ठीक है, क्योंकि इस तरल पदार्थ को, इस लिक्विड को हम कई सारी चीजों में यूज में ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए एक गोल्ड है। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम की जो वो है हमारी, ये दो तरह से पाई जाती हैं, एक फील्ड बेस्ड है और एक मार्केट बेस्ड है। ठीक है, फील्ड बेस्ड कहाँ है, मतलब कि जहां से कोई तेल जो है निकाला जा रहा हो वो फील्ड बेस्ड में आएगा। और मार्केट बेस्ड कहाँ होगा, जो मान लीजिए जैसे कि सऊदी अरेबिया या सऊदी अरेबिया मान लीजिए सोना बहुत है। ठीक है, अब वो सोना अगर वहां ना बिके, अगर हमारे देश में ज्यादा बिकने लग गया है, तो वो क्या करेंगे, उस सोने को एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ की जो घरेलू डिमांड है वो बहुत कम है, तो जब यहाँ पे होगी तो वो मार्केट बेस्ड होगा। समझ रहे हो, मतलब कि उनके यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ आएगा तो वो मार्केट बेस्ड अप्रोच बनाएगा। तो ये फील्ड बेस्ड है, जब वहीं का माल वहीं पे बिक जाता है तो वो फील्ड बेस्ड होता है, और मार्केट बेस्ड जब वहां का माल दूसरी जगह पर आकर बिकता है तो वो मार्केट बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ मार्केट बेस्ड, फील्ड बेस्ड में जैसे कि डिगबोई है, नाहरकटिया है, मोरान है, आसाम में 3 जगह है, अंकलेश्वर है, कलेल है, और मतलब कि 2 जगह का आप नाम याद रखिए, गुजरात में है, और बॉम्बे हाई भी मार्केट बेस्ड में आती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज भी हैं हमारे यहाँ, और कहा जाता है कि 18 ऑयल रिफाइनरी हैं। आपकी बुक के डेटा में 18 ऑयल रिफाइनरी दी गई हैं, लेकिन आज के समय में 23 से 24 हो चुकी हैं, और भी शायद अब बढ़ चुकी हैं जहाँ तक। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो, नेचुरल गैस को लोग ऑयल पेट्रोलियम से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम अलग होता है और नेचुरल गैस अलग होता है। ठीक है, तो नेचुरल गैस में ये नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है। इसमें जैसे कि न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर चीजें, न्यूक्लियर एनर्जी जो है सोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी को क्या बोलते हैं, परमाणु एनर्जी बोलते हैं। और परमाणु एनर्जी को लोग मेनली ये समझते हैं कि जब कोई किसी पे परमाणु बम से ही आप परमाणु एनर्जी को समझते हैं। ठीक है, अच्छा आपको मैं बताऊं परमाणु बम कैसे बनता है। जब हाइड्रोजन का हीलियम में मिलन हो जाता है, ठीक है, दोनों पार्टिकल एक साथ मिल जाते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉम्ब बन जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनते हैं, ठीक है, जब हाइड्रोजन और हीलियम जो है आपस में टूट जाते हैं तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब। तो मतलब अलग अलग चीजें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हीं से मिलकर न्यूक्लियर बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूरेनियम होता है, यूरेनियम, थोरियम जैसी चीजें जो होती यूज होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का आपको लगता होगा कि कोई यूज नहीं है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसका यूज जो है मेनली बिजली के काम में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और ये मेनली है ना, और एटॉमिक एनर्जी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि जो हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है इंडिया में, इसकी जो स्टार्टिंग कब से हुई, तो 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई गई, जिसमें ये कहा गया कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात की गई थी। ठीक है, और इसके बाद ही न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनना शुरू हुए, और जिसमें से कुछ आपसे पूछ सकता है, जैसे कि तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, कलपक्कम, नाम थोड़ा अजीब है, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, नाम सुनने में आपको थोड़ा लगेगा इसलिए थोड़ा याद करना पड़ेगा। नरौरा जो है यूपी में है। ठीक है, और काकरापाड़ा गुजरात में है। ये पूछते हैं, देखिए पावर, ये बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है और यहाँ से पूछते जरूर हैं, मुझे तो पता है। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। ठीक है, एडवांटेजेस यही है कि नॉन कन्वेंशनल को क्या है, रिन्यू कर सकते हैं, और जब हम किसी, जैसे कि सोलर एनर्जी, उसको रिन्यू कर सकते हैं तो क्या है कि वो ये क्या है कि हमारे लिए खर्चे कम होंगे। ठीक है, खर्चे कम होंगे, जैसे कि मतलब कि जो कोयला है तो कोयले को हमें बार बार खोदना पड़ता है, आयरन है तो आयरन के लिए बार बार हमें खदान में खुदाई करनी पड़ती तब जाके मिलता है। लेकिन क्या है, उसमें हमने एक सोलर पावर बना दिया, ठीक है, और उसी से हमने डेवलप करना, एनर्जी आ रही है, डेवलप हो रही है, रिन्यू हो रही है, रिन्यू हो रही है। तो ये नॉन पोल्यूशन भी है, चीपेस्ट भी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, एब्यूंडेंट, और मतलब कि ज्यादा मात्रा में है हमारे पास, तो इसका हम यूज करेंगे तो एनर्जी के सोर्सेज ज्यादा होंगे, और इजी टू टैप, आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी जो है एक नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, ज्यादा पूछते नहीं फिर भी पूछ सकते हैं। सोलर एनर्जी क्या होती है,
सोलर एनर्जी कैसे बनती है ये जानो पहले। देखो जो सोलर एनर्जी है वो जब सन की जो रेज आती है, ठीक है, सन की जो रेज होती है वो फोटोवोल्टाइक रेज होती है, और वो जो फोटोवोल्टाइक रेज जो होती है वो एनर्जी में जब कन्वर्ट होती है, जब सनलाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उसको सोलर एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, मतलब कि किसी भी इन्वायरमेंट पे नुकसान नहीं होता है, ना ही पशु पक्षियों को नुकसान होता है, ना ही सन को कोई नुकसान हो रहा है, क्योंकि सन तो अपनी एनर्जी दे ही रहा है ना। और ये 7% कोयले से ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। मतलब कि कोयले में क्या है कि आपको ज़्यादा लेबर चाहिए होते हैं, डिमांड मतलब कि ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये सोलर एनर्जी जो है ज़्यादा यूज़ में है, ठीक है। मोर अप्लायंसेस, और इसका ज़्यादा चीज़ों में अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा क्या है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मतलब कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उससे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी। और जब ये डिपेंडेंसी खत्म होगी तो क्या होगा कि हम अपने जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है तो उसका दोहन कम होगा, और दोहन कम होगा तो आप देख रहे हैं कि जो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो इसीलिए आती हैं क्योंकि मनुष्य इन चीज़ों का दोहन ज़्यादा करता है, ठीक है। तो विंड एनर्जी भी उसी तरह से, विंड एनर्जी में जैसे कि विंड मिल आप देखते हैं तो इनमें पॉल्यूशन फ्री होती है, इनएग्जॉस्टिबल होती है। इसके कुछ नुकसान ये होते हैं कि पंछियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। उड़ने के वक्त पे क्या होता है, कई सारे पंछियों की मौत हो जाती है। तो मतलब कि ये बायोलॉजिकली फ्रेंडली कम है, ठीक है, इसका नुकसान यही है। बाकी ये टरबाइन है, ये जितना तेज टरबाइन करेगा वो उतनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये आपके मेनली जो पावर स्टेशन है ये आपके गुजरात में, ठीक है, राजस्थान में और तमिलनाडु में इसके सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी के जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। विंड टरबाइन जो है सबसे ज़्यादा लगाए गए हैं। तो फिलहाल जो इंडिया में जो है 250 विंड टरबाइन जो है लगाने की बात करी जा रही है, जो कि 45 मेगावाट उनकी पिक्सल होगी। मतलब कि क्या है कि हमारे यहाँ डिमांड ये करी जा रही है कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको ज़्यादा बनाने की कोशिश करी जा रही है, जिससे कि हमारी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की जो एनर्जी है उससे डिपेंडेंसी खत्म हो। बस इस चैप्टर का यही एक निष्कर्ष है, ठीक है। टाइडल वेव एनर्जी, जो ज्वार भाटा, समुद्र के ज्वार भाटा से जो एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है वो टाइडल एनर्जी होती है। जियोथर्मल एनर्जी जो ग्राउंड वाटर में करा जाता है, ठीक है। और इसमें बायोगैस एनर्जी भी आती है। मतलब कि ये सब एनर्जी आपसे पूछी नहीं जानी है, आप बहुत पहले साइंस में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो मतलब कि यही होता है कि एनर्जी के सोर्सेज ये नए नए तरीके से होते हैं। फिलहाल आपसे सोलर एनर्जी पूछ सकता है, विंड एनर्जी थोड़ा बहुत पूछ सकता है, ठीक है। इसके पावर स्टेशन कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे कि मैंने विंड एनर्जी में बता दिया, गुजरात में है, राजस्थान में है और तमिलनाडु में है। तो आप बस उतना उतना याद रखिएगा, और बाकी इतना पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।